नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और देश दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। अगले आधा घंटे में हम जानेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमले के बाद सर्च ऑपरेशन जारी। नागरिकों की मौत पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आतंकियों को मिलेगा करारा जवाब। संगठन चुनाव की तैयारियों पर भारतीय जनता पार्टी की आज बड़ी बैठक। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में प्रदेश अध्यक्षों समेत संगठन महामंत्री और पदाधिकारी होंगे शामिल। इंडी गठबंधन में खींचतान के बीच कांग्रेस चुनाव समिति करेगी महाराष्ट्र झारखंड के उम्मीदवारों पर मंथन। झारखंड में आजसू ने जारी की पहली सूची। कोलकाता में आवरण अनशन पर बैठे जूनियर डॉक्टरों से आज मिलेंगे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। टीएमसी नेता कुणाल घोष के विवादित बयान से बढ़ी डॉक्टरों की नाराजगी। और खेल की खबरों में न्यूजीलैंड ने पहली बार जीता महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब। दक्षिण अफ्रीका को 32 रनों से दी मात। तो ये थी सुबह की प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के गगनगीर में आपको बता दें कि रविवार को एक निर्माण स्थल पर हुए आतंकी हमले में 6 मजदूरों की मौत हो गई। इस हमले में कई मजदूर भी घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के संभागीय आयुक्त और उपायुक्त अस्पताल पहुंचे, जहां पर गगनगीर आतंकी हमले में घायल हुए लोगों का इलाज चल रहा है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार आतंकवादियों ने निर्माणाधीन सुरंग की साइट पर काम कर रहे मजदूरों पर गोलीबारी की, जिससे कई लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। जब आतंकवादियों ने यह हमला किया तब पीड़ित गुंज इलाके में एक निर्माणाधीन सुरंग पर काम कर रहे थे। पुलिस और सेना सहित सुरक्षा बल इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि जम्मू कश्मीर के गगनगीर में नागरिकों पर हुआ ये आतंकी हमला कायरतापूर्ण और घृणित कृत्य है। इस जघन्य हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें हमारे सुरक्षा बलों की ओर से कठोरतम जवाब दिया जाएगा। इस दुख की घड़ी में मैं मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी सोमवार को एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2024 द इंडिया सेंचुरी को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि सुबह 10 बजे मैं एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में द इंडिया सेंचुरी विषय पर संबोधित करने के लिए उत्सुक हूं। भारत के विकास की गति ने वास्तव में दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। हमारी युवा शक्ति हमारे देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। मैं भारत की प्रगति के बारे में बात करूंगा और बताऊंगा कि हम वैश्विक स्तर पर एक उज्जवल स्थान क्यों बने हुए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की आज नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और इस बैठक की अध्यक्षता जेपी नड्डा करेंगे। संगठन चुनावों के मद्देनजर तैयारी, योजना और प्रशिक्षण को लेकर ये अहम बैठक होगी, जिसमें सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल होंगे। दरअसल पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर संगठन के चुनाव करा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है। अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो चुका है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के फैसले के अनुसार नड्डा ने संगठन चुनाव के संचालन के लिए चुनाव अधिकारी और सह चुनाव अधिकारी की नियुक्ति की है। और वहीं महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज दिल्ली में बैठक होगी। इस बैठक में दोनों राज्यों में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की ओर से अभी तक एक भी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया है। महाराष्ट्र चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने को लेकर कांग्रेस का एक पैनल पिछले हफ्ते सीईसी के विचार के लिए 62 नामों को मंजूरी दी थी।
तो वहीं झारखंड में विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर इंडी गठबंधन में घमासान अभी भी मचा हुआ है। जेएमएम और कांग्रेस द्वारा कम सीटें मिलने पर आरजेडी और वामपंथी दलों के तेवर बागी हो गए हैं। आरजेडी ने उन्हें सम्मानित संख्या में सीट न दिए जाने पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो इसी मुद्दे पर रांची में आज वाम दल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस की इस बैठक में इस विषय पर भी चर्चा संभव है। इसके साथ ही झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए आजसू पार्टी ने अपनी पहली सूची में 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। पार्टी प्रमुख सुदेश कुमार महतो दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे तो वहीं रामगढ़ से सुनीता चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। लोहरदगा से नीरू शांति भगत, वहीं गोमिया से लंबोदर महतो, जुगसलाई से रामचंद्र सहित, मांडू सीट से निर्मल महतो, ईचागढ़ से हरेलाल महतो और पाकुड़ से अजहर इस्लाम को टिकट दिया गया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले में प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों का प्रतिनिधिमंडल आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ प्रस्तावित बैठक में शामिल होगा। हालांकि इस बैठक से पहले पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने अनशन पर बैठे डॉक्टरों को भूख हड़ताल वापस लेने की शर्त रखी थी, जिसे डॉक्टरों के प्रमुख संगठन पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट ने अस्वीकार कर दिया। उनका कहना है कि बैठक में वो इस मामले में अपनी मांगों को विस्तार से रखेंगे और वो बिना किसी पूर्व शर्त के इस बैठक में भाग लेंगे। उधर इस पूरे मुद्दे पर राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की असंवेदनशीलता एक बार फिर सामने आई। पार्टी के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष ने इस पूरे मामले पर एक बार फिर से विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने दावा किया है कि जिलों में राज्य द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों से जुड़े कई जूनियर डॉक्टर अपनी निर्धारित ड्यूटी अवधि में शामिल नहीं हो रहे। वो कुछ घंटों के लिए ड्यूटी पर आते हैं और फिर निजी प्रैक्टिस करने के लिए कोलकाता आ जाते हैं। इन डॉक्टरों की सूची तैयार कर उनके खिलाफ उचित प्रशासनिक कार्रवाई की जा सके। बलात्कार और हत्या के मुद्दे पर आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जूनियर डॉक्टरों की संस्था पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट ने घोषणा की कि टिप्पणियों को विरोध आंदोलनों से जनता का ध्यान हटाने की एक चाल बताया है। पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद समीक भट्टाचार्य ने कहा कि डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन के कारण टीएमसी दबाव में है। उन्हें एहसास हो गया है कि वो अपनी कुर्सी खो रहे हैं और इसलिए वो कुछ मांगों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, तृणमूल कांग्रेस का विसर्जन अनिवार्य है। तृणमूल कांग्रेस इज अंडर प्रेशर। वो समझ गए है कि उसका चेयर भी जा रहा है और पैर के नीचे से जमीन भी खिसक रही है। तो उसी का कारण कुछ कुछ मांग पूरा करने का वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे प्रिकॉन्डिशंस देकर के दुनिया में किसी प्रॉब्लम का हल नहीं हुआ। और जूनियर डॉक्टर्स का जो मूवमेंट का कारण पूरा जो स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गया, आज जैसा स्टेलमेट सिचुएशन तैयार हो गया, इसके लिए उत्तरदायी कौन है? इसके लिए दायी तृणमूल कांग्रेस है। और इसी के साथ बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात अब करेंगे उत्तर प्रदेश के बहराइच की, जहां अवैध निर्माण के खिलाफ यूपी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 15 दिन के लिए फिलहाल रोक लगा दी है। जिन लोगों के घर अवैध निर्माण की जद में आ रहे हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी ने 23 लोगों के मकान तोड़ने का नोटिस दिया था। इस पर एपीसीआर की ओर से हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर तत्काल सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने नोटिस पाने वाले सभी 23 लोगों को अपना पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय दिया है। इस दौरान ये भी साफ कर दिया गया कि 15 दिन में शायद बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी और हमें अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। और वहीं अब बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां त्योहारों के मौसम में दिल्ली वासियों को प्रदूषण की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तरफ दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर यमुना का पानी और भी ज्यादा प्रदूषित हो चुका है। दिल्ली के पंजाबी बाग, आर के पुरम, नेहरू नगर, आनंद विहार और पटपरगंज समेत कई जगहों पर AQI 300 के पार पहुंच चुका है। इसके साथ ही यमुना के पानी में बढ़ते झाग से लोगों में स्वास्थ्य संबंधी खतरा पैदा होने की भी संभावना बढ़ गई है।
उल्लेखनीय है कि यमुना जी के विभिन्न घाटों पर दिल्ली वासी बड़ी संख्या में लोक संस्कृति का महापर्व छठ मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। जाहिर है यमुना जी में इकट्ठा जहरीला झाग छठ व्रतियों के लिए भी भीषण कष्टकारी होगा। उधर इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तीखा हमला किया। भाजपा ने आरोप लगाया कि पिछले 10 सालों में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने प्रदूषण कम करने और यमुना को साफ करने के लिए कोई काम नहीं किया है। कांची कामकोटी पीठम के जगतगुरु श्री शंकर विजयेंद्र सरस्वती स्वामीगल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि हमारा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस प्रगति के पीछे एक महत्वपूर्ण कारक है मजबूत नेतृत्व। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे बीच प्रधानमंत्री मोदी जैसे अच्छे नेताओं का होना ईश्वर का आशीर्वाद है और ईश्वर प्रधानमंत्री मोदी के माध्यम से कई बेहतरीन काम करवा रहे हैं। उन्होंने एनडीए सरकार के शासन के लिए एक संक्षिप्त नाम गढ़ा, नरेंद्र दामोदर दास का अनुशासन शासन का एक ऐसा मॉडल जो नागरिकों की सुरक्षा, सुविधा और कल्याण पर केंद्रित है। शंकराचार्य ने कहा कि पीएम मोदी आम आदमी के सामने आने वाली चुनौतियों को समझते हैं और इसलिए ये उन्हें दूर करने की दिशा में काम करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार नागरिकों के लिए करुणा के साथ काम करती है। उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के संदर्भ में कोविड का उदाहरण भी दिया, जब सरकार ने किसी भी नागरिक को भूखा नहीं सोने दिया और सभी को भोजन उपलब्ध कराया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार दुनिया भर में शासन के लिए एक आदर्श है जिसका अन्य देश अनुकरण कर सकते हैं। भारत में उड़ान योजना ने विमानन क्षेत्र में क्रांति लाने का काम किया है। भारत सरकार ने साल 2016 में एक महत्वपूर्ण पहल उड़ान के साथ राष्ट्रीय नागरिक विमानन नीति की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य हवाई यात्रा को हर नागरिक के लिए सुलभ बनाना था। आइए आपको दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। उड़ान योजना ने भारत के विमानन क्षेत्र में क्रांति लाने का काम किया है। भारत सरकार ने 2016 में एक महत्वपूर्ण पहल उड़ान के साथ राष्ट्रीय नागरिक विमानन नीति की शुरुआत की। ये योजना 21 अक्टूबर 2016 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य हवाई यात्रा को हर नागरिक के लिए सुलभ बनाना था, जिसका नारा था उड़े देश का आम नागरिक। इसका उद्देश्य टियर 2 और टियर 3 शहरों में विमानन अवसंरचना और हवाई संपर्क में सुधार करना था। उड़ान योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला से दिल्ली के बीच पहली विमान सेवा 27 अप्रैल 2017 को शुरू की थी। What Udan scheme has done, not just for connecting people, it has also helped to build the aviation sector and industry in the country. Today, if you look at the number of airlines that operate under the Udan scheme, leave aside the bigger airlines which we are all familiar with. We have airlines which operate either fully on the under Udan scheme or to a large extent under the Udan scheme. And these are all recent. In some ways, you could say this is creating the environment for these small operators to come, start up type of airlines to come up and start operating, and then with the ambition of growing bigger as time goes by. नागरिक विमानन मंत्रालय ने 100 कम सेवा वाले हवाई अड्डों को चालू करने और 1000 नए हवाई मार्ग शुरू करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया। पिछले कुछ सालों में नए सुधारों के साथ उड़ान योजना ने भारत के सबसे दूर दराज के हिस्सों को भी जोड़ा है, जिससे पूरे देश में हवाई यात्रा एक वास्तविकता बन गई है। उड़ान का चलते यहाँ पे हमारा एजुकेशन, बाहर जाना भी बहुत कम समय में हमारे स्टूडेंट भी कर पा रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत पुराना सपना रहा है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज से उड़ेगा। ये सपना साकार हो रहा है। हमारे जनपद में जो एयरपोर्ट बना है
तो उसमें हम लोगों को शौक से ही गए, जहाज में बैठे, देखा और कहीं आने जाने में बढ़िया आसानी होने लगी है। ये जो फ्लाइट का सुविधा दे रहे हैं इसके लिए हम लोग ने इतना माने अच्छा लग रहा है हम लोगों को। ये स्टूडेंट के लिए बेनिफिट है, बिजनेसमैन के लिए बेनिफिट है। इस योजना के तहत 2,80,000 से अधिक उड़ानों के संचालन के साथ 1,40,00,000 से अधिक यात्रियों को लाभ हुआ। वैश्विक विमानन क्षेत्र में एक उभरते स्तंभ के रूप में भारत इस दशक के अंत तक एक प्रमुख विमानन केंद्र बनने की राह पर अग्रसर है। उड़ान योजना ने भारत में हवाई यात्रा के अनुभवों को पूरी तरह बदल दिया है। इस योजना के जरिए छोटी छोटी जगहों तक हवाई सेवा पहुंच रही है और लाखों लोगों को हवाई यात्रा करने का मौका मिला है। उड़ान भारतीय नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने में अहम भूमिका निभा रहा है। कैंपस नवीन के साथ मैं पुष्प भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। रूस के कजान शहर में 22 से 24 अक्टूबर के बीच 16वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है और इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के कजान शहर भी जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को लेकर कजान में रह रहे भारतीय मूल के छात्रों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। डीडी न्यूज की टीम ने इन उत्साहित छात्रों से बातचीत की है। क्या कुछ कहना है इन छात्रों का, आइए सुनते हैं। कजान में बहुत बड़ी संख्या में भारतीय छात्र पढ़ाई करने के लिए आते हैं और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ छात्रों की मौजूदगी यहाँ पे नजर आ रही है और ये ज्यादातर छात्र यहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए आते हैं। इस वक्त यहाँ की 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज के बहुत से छात्र हमारे साथ मौजूद हैं और ये खुश हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कजान आ रहे हैं। रूस तो वो आते हैं लेकिन कजान उनका ये दौरा पहली बार हो रहा है और अपने आप में इस वजह से तमाम लोग खुश हैं। आप लोग खुश हैं पीएम मोदी कजान आ रहे हैं, कैसे स्वागत करेंगे? जी हम स्वागत करना चाहते हैं कि हम बड़े खुश हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं इधर। हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि कजान जैसे शहर में जहाँ पर हम आए हैं रशिया के अंदर और वहाँ मोदी जी आ रहे हैं, हम तो उनका वेलकम करना चाहते हैं। बिल्कुल आइए। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? आप कुछ कहना चाहते हैं? प्लीज कम फॉरवर्ड। हाँ, हम बहुत खुश है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं और हम तहे दिल से उनका स्वागत करना चाहते हैं। एंड कुडोज, भारत माता की जय। और हम ये कहना चाहेंगे कि क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे यहाँ आ रहे हैं और इस कारण से हमारे बीच बहुत ही हर्षोल्लास है और इस चलते ये भी है कि भारत और रशिया के जो संबंध है वो भी बहुत अच्छे होने वाले हैं और रशिया में ऐसे ही हम भारतीयों के लिए बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस है और भी ये रिश्ता बहुत मजबूत हो रहा है। इस चलते बहुत ही ज़्यादा खुशी है हमारे बीच और जब वो आएंगे तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होने वाला। बिल्कुल हम उनसे मिलने भी जाएंगे अगर हमें मौका मिले तो। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगी पीएम मोदी? सर मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत इट्स लाइक अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस और ये हमारा आखिरी साल है मतलब हमारे कुछ दोस्तों के लिए, तो ये बहुत ही मेमोरेबल भी हो गया है बिकॉज इट्स अ चांस इवेंट कि हमें मौका मिल रहा है कि वो इधर आ रहे हैं और हमारे ही शहर में आ रहे हैं, तो हम उनका वेलकम करेंगे एंड भारत माता की जय। आपको मौका मिला उनसे कुछ बोलने का, तो क्या कहेंगी उनसे आप? यही कि वी लव यू ऑल, मीन्स वी ऑल लव हिम, कि वो जैसे हमारे इंडिया को संभाल रहे हैं, जैसे हमारे इंडिया में प्रोग्रेस हो रही है और वो इधर आ रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारी कितनी प्रोग्रेस, कितनी ऊंचाइयों पे हमारी कंट्री पहुंच चुकी है। यही बस आई कांट एक्सप्रेस हाउ मच हैप्पी आई एम। आप देख सकते हैं कि इनके अंदर कितना उत्साह है प्रधानमंत्री को देखने के लिए। अपने कैमरा सहयोगी आनंद के साथ में आनंद प्रताप सिंह, कजान, रशिया, डीडी न्यूज के लिए। ब्रिटिश हुकूमत से आजादी पाने की जद्दोजहद में जब पूरा देश उबल रहा था तब देश में और देश के बाहर कई वीर सपूत अपने खून से इस आजादी के अग्निकुंड में लौ प्रज्वलित कर रहे थे। ऐसे ही महान सपूत थे सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने भारत से हजारों किलोमीटर दूर एक ऐसी सेना का गठन किया जिसके नाम से ब्रिटिश हुकूमत कांपती थी। नेताजी के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ने अपनी बहादुरी से अंग्रेजी हुकूमत को न सिर्फ कई मोर्चों पर हराया बल्कि भारत के बड़े भूभाग को आजाद भी कराया। आज उसी सेना की 81वीं वर्षगांठ है। आइए आपको दिखाते हैं इसी पर आधारित हमारी ये खास रिपोर्ट। भारतीय जनमानस में आजादी के लिए संघर्ष की लौ जगाने वाले स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान है। 21 अक्टूबर 1943 वो ऐतिहासिक दिन जब भारत पर अंग्रेजों का राज था। उन्होंने वो कर दिखाया जो आजादी से पहले किसी ने सोचा भी नहीं था।
सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अंग्रेजों के खिलाफ भारत की सरकार का गठन किया था। इसी सरकार को आजाद हिंद सरकार का नाम दिया गया। आजाद हिंद फौज के गठन से आजादी की लड़ाई में एक नए जोश का संचार हुआ। अंग्रेजी साम्राज्य को सबसे बड़ा धक्का उस दिन पहुंचा था जब आजाद हिंद फौज का पहली बार गठन हुआ था। अंग्रेजों के करीबन 80,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण जापानियों के आगे विश्व युद्ध की एक बहुत बड़ी घटना थी। इस आघात को अंग्रेज सह नहीं पाए थे और इसमें से जो भारतीय सैनिक थे उनके द्वारा आजाद हिंद फौज का बनाया जाना, यह अंग्रेजों के लिए उससे भी एक बड़ा धक्का था। दरअसल आजाद हिंद फौज का गठन पहली बार राजा महेंद्र प्रताप सिंह, रास बिहारी बोस एवं निरंजन सिंह गिल ने 29 अक्टूबर 1915 को किया था। 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर के कैथे भवन में हुए समारोह में रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस के हाथों में सौंप दी। इसके बाद 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना हुई। जापान ने 23 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार को मान्यता दी। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप आजाद हिंद सरकार को दे दिए। सुभाष चंद्र बोस उन द्वीपों में गए और उनका नया नामकरण किया। नेताजी ने अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का स्वराज द्वीप रख दिया था। ये कोई वैकल्पिक सरकार नहीं थी, ये कोई नाम की सरकार नहीं थी। इस सरकार ने जो योगदान दिया, और सबसे बड़ी बात देखिए, दुनिया के अंदर आधुनिक काल में पहली महिलाओं की रेजिमेंट नेताजी ने खड़ी की थी, रानी झांसी रेजिमेंट। और नेताजी ने उस समय कहा था कि जब हम कलकत्ता में जाएंगे जीत के ऊपर, तो रानी झांसी रेजिमेंट जो है वो सबसे आगे आगे कलकत्ता के अंदर प्रवेश करेगी। नेताजी के द्वारा बोला गया नारा जय हिंद आज भी हमारे सैनिकों ही नहीं बल्कि आम जनता में भी देशभक्ति की जोश भर देता है। नेताजी ने आजाद हिंद फौज में उस जमाने में महिला यूनिट खड़ी कर दी थी जब लोग महिलाओं को घर से निकलने तक नहीं देते थे। नेताजी का एक ही सपना था, लाल किले से तिरंगा फहराना और देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। क्या आप सभ्यताओं और संस्कृतियों की झलक के माध्यम से एक गहन साहसिक यात्रा पर जाना चाहेंगे? जी, यदि हाँ, तो रियाद में बुलेवार्ड वर्ल्ड एक अवश्य देखने योग्य आकर्षण है। आइए आपको दिखाते हैं रियाद से हमारी एक खास रिपोर्ट। सांस्कृतिक और मनोरंजक अनुभवों से भरपूर रियाद के बुलेवार्ड वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नवंबर 2022 में उद्घाटन के बाद से लेकर अब तक रियाद सीजन का एक वार्षिक उत्सव बन चुका है। ऐसे में अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो आपको रियाद सीजन में जरूर जाना चाहिए। दरअसल रियाद सीजन के तहत बुलेवार्ड वर्ल्ड विविध सभ्यताओं की यात्रा है। यह रियाद का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है। इस वर्ष बुलेवार्ड वर्ल्ड में कई नए देश शामिल हो रहे हैं, जिनमें सऊदी अरब, अफ्रीका, कौरशेवेल, ईरान और तुर्की शामिल हैं। बुलेवार्ड वर्ल्ड रियाद सीजन का हिस्सा है और इसकी शुरुआत इस महीने की 13 अक्टूबर से हो चुकी है। दुनिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील लैगून झील का रोमांच हो या फिर मैक्सिको में एनचिलाडास का आनंद, मिस्र में पिरामिडों का अवलोकन हो या वेनिस में गोंडोला की सवारी या फिर फ्रांस के एफिल टावर का लुत्फ, और यह सब सऊदी अरब की राजधानी रियाद के बुलेवार्ड वर्ल्ड में लोगों के मनोरंजन के लिए मौजूद है। यह भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इटली, चीन, स्पेन, जापान, मैक्सिको, ग्रीस, मोरक्को, यूके, मिस्र, थाईलैंड, सऊदी अरब, अफ्रीका, तुर्की के अनुभवों की एक ज्वलंत टेपेस्ट्री पेश करता है। इस सीजन के भारत कंट्री जोन में ताजमहल जैसी पुनर्निर्मित प्रतिकृतियां दिखाई देंगी। साथ ही भारत और अन्य जगहों से विक्रेता कई सामग्रियों के संग यहां पहुंचे हैं। This all goods from India, from Delhi. All these goods it's make by hand with the high quality of cubic zircon. Also the base it's cubic. It's the metal. It's mixed copper of silver. ये हमारी ज्वेलरी है,
जिसमें रियल जेम स्टोन भी है और एडी अमेरिकन डायमंड ज्वेलरी भी है। इसमें कुछ चोकर सेट मिलेंगे आपको, रानी हार मिलेंगे और कुछ रियल पर्ल्स के सेट्स मिलेंगे आपको। ये अपनी ओन मैन्युफैक्चरिंग वाला काम है हमारा। बुलेवार्ड वर्ल्ड में दुनिया के देशों की सैर के अलावा कई रोमांचक गेम भी लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। इसलिए यदि आपने कभी ऐसी दुनिया में जाने का सपना देखा है जहां उत्साह, संस्कृति और मनोरंजन सभी एक में मिल जाते हैं, तो रियाद सीजन के तहत बुलेवार्ड वर्ल्ड आपके सपने को हकीकत में बदल सकता है। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ मुनमुन भट्टाचार्य, डीडी न्यूज, रियाद। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका दौरे पर हैं। मैक्सिको से अमेरिका के नेवार्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर राजदूत विनय मोहन क्वात्रा और अमेरिका में भारत के कौंसल जनरल विनय प्रधान ने वित्त मंत्री की अगुवाई की। वॉशिंगटन डीसी में वित्त मंत्री IMF विश्व बैंक की वार्षिक बैठक में हिस्सा लेंगी। साथ ही इस यात्रा के दौरान वित्त मंत्री G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठकों में भी हिस्सा लेंगी। वित्त मंत्री G7 अफ्रीका मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लेंगी। इनके अलावा वित्त मंत्री यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड और जर्मनी सहित कई देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगी। विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के प्रमुखों और बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों के CEO के साथ आमने सामने की बैठकें भी वित्त मंत्री करेंगी। और बात अब खेल से जुड़ी खबरों की, जहां आपको बता दें कि न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में टीम ने दक्षिण अफ्रीका की टीम को 32 रन से हरा दिया। ये पहली बार है जब न्यूजीलैंड की टीम इस खिताब को जीतने में कामयाब रही, तो वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम लगातार दूसरी बार खिताब जीतने से चूक गई। मैच में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 158 रन बनाए। न्यूजीलैंड की ओर से सबसे ज्यादा रन एमिलिया केयर ने 43 रन बनाए, जिसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 126 रन ही बना सकी और 32 रन से ये मुकाबला गंवा बैठी। न्यूजीलैंड की ओर से एमिलिया केयर और रोजमेरी मैर ने सबसे ज्यादा 3-3 विकेट हासिल किए। एमिलिया केयर ने अपने शानदार प्रदर्शन के बल पर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड भी अपने नाम कर लिया। अमेलिया ने टूर्नामेंट में खेले 6 मैच की 6 पारियों में 7.33 के औसत से 15 विकेट अपने नाम किए। 26 रन देकर 4 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के उस पर देखिए हमारा खास कार्यक्रम नया सवेरा मेरे और सहयोगी जया सिन्हा के साथ। नमस्कार।